नमस्कार दोस्तों। गीता इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज जो है हिंदी साहित्य की ऑफलाइन तो शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत जल्द रिज्यूम होंगी। ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी लाइव। ऑफलाइन शुरू हो गई हैं। तो आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक छोटी सी क्लास लूँगा। एक क्लास में लूँगा जो रीतिकाल पर अवलंबित होगा। रीतिकाल के संदर्भ में एक परिचयात्मक क्लास में लूँगा। हिंदी साहित्य इतिहास आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसको मोटे तौर पे 4 कालखंडों में रखा जाता है। उसके अंतर्गत बहुत सारे उपखंड किए जाते हैं। उन 4 कालखंडों में रीतिकाल जो है, रीतिकाल तीसरा कालखंड है जो अपनी काव्य शास्त्रीयता और अपनी कलात्मकता के लिए जाना जाता है। उसी रीतिकाल पर आज की हमारी चर्चा आधारित है। तो आइए रीतिकाल के बारे में समझते हैं। रीतिकाल है क्या, इसका आरंभ कब से होता है, इसके प्रवर्तक को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। इसके प्रवर्तक कौन है, रीति काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां किस प्रकार की क्या क्या हैं, कौन किस तरह के काव्य इस दौर में रचे गए। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा हम लोग रीति काव्य में करेंगे। तो रीति काव्य, देखिए, इसकी सामान्यतः जो एक समय सीमा निर्धारित की गई है साहित्य इतिहास ग्रंथों में, वो निर्धारित की गई है 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक। इसकी ये एक सामान्य समय सीमा निर्धारित कर दी गई है 1700 से लेकर 1900 तक। लेकिन कोई भी काव्य प्रवृत्ति, जो जितनी भी काव्य प्रवृत्तियां हैं, उनकी एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करना बड़ा टफ है, बड़ा कठिन कार्य है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारी रचनाएं ऐसी होती हैं जो किसी विशेष काव्य प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन उसके अगले कालखंड तक भी वो चलती रहती हैं। उस तरह की रचनाएं लिखी जाती रहती हैं, या किसी कालखंड के आरंभ का जो समय निर्धारित किया गया है उससे पहले भी उस प्रवृत्ति की रचनाएं हुई होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक सामान्य कालक्रम का निर्धारण कर दिया जाता है। तो इसका एक सामान्य कालक्रम जो है वो 1700 से 1900 ईस्वी के बीच का स्वीकार किया जाता है। अब रीति काव्य को समझने के लिए, रीतिकालीन कवियों और उनकी रचनाओं को जानने, समझने, परखने से पहले हमें रीति को समझना होगा कि रीति क्या है। रीति शब्द जो है वो इस तरह का नामकरण क्यों आया, किसने ये नामकरण किया, नामकरण के पीछे क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले रीति शब्द जो है, रीति शब्द से अभिप्राय। रीति शब्द से क्या तात्पर्य है, इसका नाम जो है वो रीति काव्य क्यों रखा गया है। जहां तक रीति शब्द के जब जब भी कोई भी चीज आप पढ़ें साहित्य में, किसी भी टॉपिक को, तो सबसे पहले आप उस शब्द के, जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, उस शब्द के व्युत्पत्तिपरक अर्थ को देखिए, फिर उस नामकरण के पीछे के कारणों को देखिए। तो इसमें सबसे पहली चीज, इसके व्युत्पत्तिपरक अर्थ की यदि हम बात करें, तो रीति शब्द जो है ये आपका रिंग धातु में तिच प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है। रिंग धातु में तिच प्रत्यय के योग से ये शब्द व्युत्पन्न है, जिसका तात्पर्य होता है मार्ग, पद्धति कहें, परिपाटी कहें। इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ जो है वो मार्ग, पद्धति या परिपाटी से है। तो ये पूरी काव्य धारा एक विशेष परिपाटी पर, एक विशेष पद्धति पर अवलंबित है। संभवतः इस वजह से इसको रीति काव्य कहा गया हो। लेकिन इसको लेकर के विद्वानों के मत जो हैं वो अलग अलग हैं। इसमें काफी मतांतर हैं। कुछ विद्वान इसके पीछे अलग कारण बताते हैं,
कुछ विद्वान इसके पीछे अलग कारण बताते हैं। देखिए, कतिपय विद्वान जो हैं रीति शब्द को आचार्य वामन के रीति संप्रदाय से जोड़ते हैं, संप्रदाय से जोड़ते हैं। कुछ विद्वानों का यह मत है कि आचार्य वामन के रीति संप्रदाय से संबद्ध है। रीति संप्रदाय जो आचार्य वामन का है उसकी मूल अवधारणा है, उसकी मूल अवधारणा विशिष्ट पद रचना, विशिष्ट पद रचना रीति। मतलब रीति जो है एक विशिष्ट प्रकार की पद रचना है, काव्य रचना है। लेकिन यह बात कह देना या ये इस तरह से रीति को डिफाइन कर देना, यह अपने आप में नाकाफी है, पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही रीति संप्रदाय को अगर आप आचार्य शुक्ल की बात करें, आचार्य शुक्ल एक तरह से आपके हिंदी साहित्य में पैरामीटर हैं आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल की कही गई हर बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है हिंदी साहित्य इतिहास में। आचार्य शुक्ल का जो साहित्य इतिहास लेखन है, उनकी जो समीक्षात्मक प्रक्रिया है, उनकी जो समीक्षात्मक उपलब्धियां हैं, तो जो भी परवर्ती आलोचक हुए हैं, अधिकांशतः आलोचक आपको मिलेंगे जो या तो शुक्ल जी के अनुसरण में है या शुक्ल जी की कुछ मान्यताओं का खंडन करके अपने आप को साहित्य जगत में, आलोचना जगत में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर चाहे समर्थन में हो चाहे विरोध में हो, केंद्रीय व्यक्तित्व जो है वो शुक्ल जी का ही ठहरता है। तो इसलिए शुक्ल जी का महत्व हिंदी साहित्य इतिहास में, हिंदी समीक्षा में, हिंदी निबंध लेखन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो शुक्ल जी की अगर हम बात करें तो आचार्य शुक्ल जो हैं इस रीति को अनुकरण मूलक प्रवृत्ति से जोड़ते हैं। शुक्ल जी के कहने का आशय यह है कि इस दौर के जो भी कवि हुए हैं उनकी रचनाएं अनुकरण मूलक हैं। वैसे भी यदि आप रीति परंपरा को देखें तो इसमें जो रीतिबद्ध प्रणाली है, रीतिबद्ध परंपरा है, रीतिबद्ध परंपरा के कवि जो हैं वो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से लक्षण या सिद्धांत का पहले ब्रजभाषा में या हिंदी में कहें अनुवाद करते हैं और उसके उदाहरण के रूप में कविताएं लिखते हैं। तो यहाँ पर ये एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ के जो कवि हैं वो संस्कृत काव्य शास्त्रीय रचनाओं का अनुकरण कर रहे हैं, उसी की पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं और उसी को आधार बना करके अपनी रचनाएं कर रहे हैं। तो इसी चीज को रेखांकित करते हुए, इसी चीज को लक्ष्य करते हुए आचार्य शुक्ल ने यहाँ रीति का अभिप्राय जो बताया वो बताया अनुकरण मूलक प्रवृत्ति। तो शुक्ल जी इसके अनुकरणात्मक प्रवृत्ति के कारण इसको रीति काव्य कहते हैं। ठीक है। अब परवर्ती विद्वानों की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र जो हैं, डॉक्टर नगेंद्र इस रीति जो है इसको मार्गया पद्धति के रूप में ही स्वीकार करते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने उसके व्युत्पत्ति परक, रीति शब्द के व्युत्पत्ति परक अर्थ पर चर्चा की कि इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या निकलेगा, उसी चीज को आधारगत करते हैं डॉक्टर नगेंद्र भी। और डॉक्टर नगेंद्र इसको मार्ग या पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब यह कविता का एक विशेष मार्ग है या एक विशेष पद्धति है, इसलिए इसको रीति कहा जाना उचित है। अब बात आती है रीतिकारों की। तो स्वयं जो रीतिकार हैं, रीति काव्य में जो भी कवि हुए हैं, जो मुख्य रूप से रीतिबद्ध, रीतिकार कहने से मेरा आशय रीतिबद्ध परंपरा के कवियों से है। तो जो रीतिकार हैं, रीतिकारों ने भी रीति शब्द को प्रायः, अधिकांशतः रीतिकारों ने मार्ग या पद्धति के रूप में ही स्वीकृत किया है, मार्ग या पद्धति के रूप में ही रीति शब्द को अपनाया है। कुछ रीतिकारों की उक्तियों पर हम
चर्चा कर सकते हैं, यहाँ पर ये आवश्यक हो जाता है। रीतिकार, प्रायः रीतिकार भी रीति शब्द को मार्ग या पद्धति के रूप में, प्रायः रीतिकार भी जो है इसको मार्ग या पद्धति के रूप में ग्रहण करते हैं। अब यहां पर जैसे अगर हम बात करें कविवर भूषण की, भूषण के बारे में आप सभी जानते हैं। भूषण जो है वो शिवाजी और छत्रसाल दोनों के दरबारों में सम्मानित थे, और रीति परंपरा के भूषण एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार के जगह पे वीर रस को अधिक प्रमुखता दी और वीर रस प्रधान, ओज गुण प्रधान रचनाएं की इन्होंने। तो पूरे हिंदी साहित्य में भूषण जो हैं वीर रस की रचनाओं के लिए ख्यात हैं, जाने जाते हैं। भूषण का क्या मत है, भूषण क्या कहते हैं रीति संप्रदाय के संबंध में या रीति परंपरा के संबंध में? तो ये कहते हैं कि तू कहूं नहीं तू कविन हूं कि कछु कृपा, समुझे कबिन को पंथ। सुकबिन हूं कि कछु कृपा, समुझे कबिन को पंथ। मतलब ये जो सुकवि, मतलब यहां सुकवि कहने से तात्पर्य संस्कृत के काव्य शास्त्रीय पंडितों से है। तो संस्कृत साहित्य के जो काव्य शास्त्रीय पंडित हुए उन्हीं की कृपा को ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया, उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर इस दौर के कवियों को एक उनका एक पथ प्रशस्त हुआ, एक मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्हीं के बताए गए रास्ते या उन्हीं की कृपा से ये मार्ग जो है, ये रीति परंपरा का मार्ग जो है इन कवियों को या इस धारा के कवियों को प्राप्त हुआ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि भूषण भी रीति को मार्ग या पद्धति के रूप में ही ले रहे हैं। अगर हम बात करें चिंतामणि की, चिंतामणि त्रिपाठी की, तो चिंतामणि त्रिपाठी भी लगभग यही बात कहते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी भी कहते हैं कि रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार। रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार। रीति को लेकर इनका जो मत है कुछ ऐसा है चिंतामणि का। ये जो पद है ये कविकुल कल्पतरु से लिया गया है। भूषण की बात करें तो इनका ये जो पद है ये आपका शिवराज भूषण का पद है। तो इस तरह से प्रायः रीतिकारों की अगर हम बात करें तो मार्ग या पद्धति के रूप में ही रीति को लेते हैं। यदि हम बात करें देव कवि की, देव आप सभी जानते हैं रीतिबद्ध परंपरा के बहुत बड़े कवि हैं। तो देव की यदि हम बात करें तो देव भी प्रकारांतर से लगभग यही बात स्वीकार करते हैं। देव भी जो रीति शब्द है उसको मार्ग या पद्धति के रूप में ही स्वीकार करते हैं। देव भी लिखते हैं कि अपनी अपनी रीति के, अपनी अपनी रीति के अपनी अपनी रीति के काव्य और अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि भेद। तो यहाँ पर देव भी लगभग इसको इसी में इसी के रूप में मार्ग या पद्धति के रूप में ही इसको स्वीकारते हैं।
भिखारी दास की अगर बात करें, भिखारी दास की, तो भिखारी दास भी प्रकारांतर से लगभग यही बात कहते हैं। भिखारी दास भी कहते हैं कि काव्य की रीति सीखी सुकविन सो। भिखारी दास भी अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में यही बात कहते हैं कि काव्य की रीति सीखी सुकविन सो। तो इनका मानना भी वही है कि जो पूर्ववर्ती दौर के संस्कृत साहित्य के जो काव्य शास्त्रीय कवि हैं, उन्हीं के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया, उसी से हमें रीति परंपरा का ज्ञान होता है या रीति परंपरा को हमने ग्रहण किया है। तो कुल मिला कर के जो शुक्ल जी के बाद के मुख्य आलोचक हैं या स्वयं रीतिकारों की बात की जाए तो सबों ने इसको मार्ग या पद्धति के रूप में ही स्वीकृत किया है। तो एक सामान्य सहमति यही बनती है कि यहाँ पर हमें शुक्ल जी के अनुकूल यानी अनुकरण मूलक प्रवृत्ति को न मानते हुए हमें भी इसको मार्ग या पद्धति के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, रीति को। ठीक है, अब बात करते हैं रीति में इसके नामकरण को लेकर के। इस धारा का नामकरण प्रथमतः किसने किया, या इस रीति परंपरा को यदि आप देखें तो रीति परंपरा को लेकर के विभिन्न विद्वानों के मत जो हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं रीति को, बहुत सारे। देखिए नाम के, जहाँ तक ऐतिहासिक साहित्य इतिहास के कालखंडों के नामकरण की बात है तो आप देखते हैं, आप सभी को पता भी है कि सर्वाधिक विवाद जो है वो आदिकाल के नामकरण को लेकर है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। और दूसरा जो विवाद उसके बाद उठ खड़ा होता है वो रीतिकाल के नामकरण पर होता है। भक्तिकाल और आधुनिक काल में इस तरह के विवाद न के बराबर हैं। कुछ उपखंडों के नामों को लेकर के विवाद जरूर रहा, लेकिन जो स्वीकृत हो गए सो हो गए। तो यहाँ सर्वाधिक विवाद आप पाते हैं आदिकाल के नामकरण को लेकर के, और उसके बाद दूसरा जो विवाद आपको दिखता है वो रीतिकाल को लेकर के दिखता है। तो रीतिकाल के नामकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ग्रियर्सन साहब की बात करेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इसे रीति काव्य कहा, रीति काव्य से संज्ञापित जरूर किया है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है, चूंकि ग्रियर्सन साहब का इतिहास तो पहले लिखा जा चुका है आचार्य शुक्ल से। आचार्य शुक्ल का इतिहास 1929 में प्रकाशित हो रहा है, ग्रियर्सन साहब 1888 में उनका इतिहास प्रकाशित हो गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब उन्होंने पहले कह दिया तो क्रेडिट उनको जाना चाहिए, इस के नामकरण का श्रेय जो जाना चाहिए वो ग्रियर्सन को जाना चाहिए, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वस्तु स्थिति यहाँ पर यह है कि इसके नामकरण का जो श्रेय जाता है वो आचार्य शुक्ल को जाता है। कारण इसके पीछे क्या है कि ग्रियर्सन साहब का जो इतिहास है, एक तो ग्रियर्सन साहब के साहित्य इतिहास के नामकरण का आधार जो है वो रैंडम है, यादृच्छिक प्रणाली पर उन्होंने नामकरण किए हैं। उनके कालखंडों के नामकरण का कोई एक निश्चित आधार नहीं है। तो एक तो वहां पर वैज्ञानिकता का अभाव हो जाता है, नामकरण को लेकर के वैज्ञानिकता का अभाव हो जाता है। दूसरी चीज, उन्होंने पूरे रीति काव्य की अगर हम बात करें तो पूरे रीति काव्य का सम्यक विश्लेषण नहीं किया हुआ है। तो यही कारण है कि उनको ये क्रेडिट नहीं जाता है, ये क्रेडिट जो जाता है वो आचार्य शुक्ल को जाता है। तो इसलिए नामकरण का जो श्रेय जाता है, अगर पूछा जाए कि रीतिकाल नामकरण के का श्रेय किसको जाता है या किसने किया, तो यहाँ पर ग्रियर्सन साहब का नाम न होकर के आचार्य शुक्ल का नाम उचित है। ये तो हो गया आपके ग्रियर्सन साहब की बात। अगर हम आचार्य शुक्ल की बात करें तो आचार्य शुक्ल जो है प्रथमतः इसको रीति काव्य से संज्ञापित करते हैं। इस कालखंड को रीतिकाल कहते हैं और इसको दो उपवर्गों में रखते हैं, रीति काव्य और दूसरा
रीति स्वच्छंद। तो प्रथमतः इस पूरे कालखंड को आचार्य शुक्ल रीतिकाल नाम देते हैं और इस कालखंड को दो उपवर्गों में रखते हैं, पहला रीति काव्य और दूसरा रीति स्वच्छंद काव्य। तो ये स्पष्ट है कि अगर रीतिकाल के नामकरण संबंधी यदि प्रश्न किया जाता है तो फिर आपका उत्तर आचार्य शुक्ल होना चाहिए। इसके बाद अलग अलग लोगों की ये बात करें हम, अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। अगर आप बात करें मिस्र बंधुओं की, मिस्र बंधुओं के साहित्य इतिहास में मिस्र बंधु विनोद जो है उनका साहित्य इतिहास, मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास में इसको जो नाम दिया है वो दिया है अलंकृत काल। मिस्र बंधुओं के नामकरण के पीछे जो कारण है यहाँ पर मुख्य रूप से वो ये दिखाई देता है कि ये काव्य, इसकी ये जो काव्य प्रवृत्ति है ये अलंकृति प्रधान है, अलंकार प्रधान रचनाएं हो रही हैं, अलंकारों का बहुधा इसमें प्रयोग किया गया है, बहुत अधिक सायास प्रयोग मिलेगा आपको। तो ये रीजन रहा होगा कि मिस्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया और इसे पुनः दो उपखंडों में रख दिया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। उन्होंने भी इसके दो उपखंड बनाए क्योंकि इसमें दो तरह की प्रवृत्तियां आपको खासतौर पे दिखाई देंगी, एक में अलंकार प्रमुखता दिखेगी, दूसरे में आपको श्रृंगार प्रमुखता दिखेगी। तो इस वजह से इन्होंने इसके दो उपखंड कर दिए, एक पूर्व अलंकृत काल कर दिया और दूसरा उत्तर अलंकृत काल कर दिया। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ये नाम किसने दिया या मिस्र बंधुओं के द्वारा दिया गया नामकरण क्या है। अब तीसरी बात करें आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ की यदि हम बात करें तो आचार्य विश्वनाथ जो हैं इसको श्रृंगार काल से संज्ञापित करते हैं। आचार्य विश्वनाथ इसको क्या कहते हैं? श्रृंगार काल। अब आचार्य विश्वनाथ की यदि हम बात करें या उनके नामकरण के कारणों की अगर आप विवेचना करें, उनके नाम के कारणों को देखें तो श्रृंगार काल नामकरण के पीछे सबसे मूल कारण जो स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है वो दिखाई देता है काव्य प्रवृत्ति। यहाँ काव्य प्रवृत्ति जो है वो पूरी तरह से क्या है? श्रृंगारी है। तो ये कारण रहा कि इन्होंने, आचार्य विश्वनाथ ने इसको जो नाम दिया वो श्रृंगार काल दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल की जहां तक बात है तो इन्होंने इसे जो नाम दिया वो दिया कला काल। रसाल ने इसे जो नाम दिया है वो कला काल नाम दिया है। अब कला काल नाम देने के पीछे मुख्य रूप से जो कारण आपको जिम्मेदार दिखाई देता है वो यही है कलात्मकता। यहाँ पर कलात्मकता बहुत अधिक है तो इसलिए रसाल ने इसको नाम जो दिया है वो कला काल दिया है। अगर आप बात करें डॉक्टर नगेंद्र की तो यहाँ पर आने के बाद इस तरह का कोई परिवर्तन, मतलब अलग नामकरण नहीं हुआ है। रीति काव्य यहाँ तक आते आते पूरी तरह से स्वीकृत हो चुका है। तो इन विद्वानों ने इसे रीतिकाल से ही संज्ञापित किया है। जैसे अगर नगेंद्र की बात करें तो इन्होंने इसको रीतिकाल ही माना है और इसे दो वर्गों में रखा है, रीतिबद्ध और दूसरा रीतिमुक्त। नगेंद्र ने रीतिबद्ध जो है इसमें परंपरा, इसमें इसको दो उपवर्गों में रख दिया है। इसके जो कवि हैं उनको दो वर्गों में रख देते हैं। एक वर्ग के कवियों को आचार्य कवि के रूप में संज्ञापित करते हैं और दूसरे वर्ग के कवियों को
काव्य कवि के रूप में संज्ञापित करते हैं। यहां पर कोई उपभेद नहीं करते हैं, उपखंड नहीं करते हैं, लेकिन सीधे तौर पे जो आपकी रीतिबद्ध परंपरा है, इस रीतिबद्ध परंपरा को आचार्य कवि और काव्य कवि दो वर्गों में रखते हैं। यहाँ पर दो वर्गों में रखने के पीछे कारण आप सभी ने नगेंद्र का इतिहास पढ़ा होगा कभी न कभी। तो यहाँ दो वर्गों में रखने के पीछे उनका ये कारण है कि यहाँ पर कुछ कवि ऐसे हैं जिनका मूल उद्देश्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के लक्षण ग्रंथों की रचना करना है। ऐसे कवियों को वो आचार्य कवि की श्रेणी में रखते हैं, और जिनका मूल उद्देश्य लक्षण ग्रंथ न लिखना हो करके काव्य लिखना है, कविताएं लिखना है, उनको काव्य कवि के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास भी काफी चर्चित इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में उन्होंने भी इसे रीति काल ही कहा है, पूरे कालखंड को ऐसा कुछ अलग से नामकरण नहीं किया है, लेकिन अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं, जो अंदर की प्रवृत्तियों को अलग अलग उपखंडों में इन्होंने भी विभाजित कर दिया। तो इन्होंने पूरे रीति काल को दो वर्गों में रखा है बच्चन सिंह ने, एक तो बद्ध रीति और दूसरा मुक्त रीति। पूरे रीति काल को दो वर्गों में, एक को कहते हैं बद्ध रीति और दूसरे को कहते हैं मुक्त रीति। जो इन्होंने नामकरण किया है बद्ध रीति, तो जो बद्ध रीति है इसमें भी जैसे नगेंद्र ने किया है उसी तरह से इन्होंने इसमें दो उपखंड कर दिए हैं, एक तो रीति चेतस और दूसरा काव्य चेतस। इस तरह से वर्गीकृत किया इन्होंने, सेम जो उन्होंने किया है नगेंद्र ने, बिल्कुल उसी परंपरा पर। जो काव्य शास्त्री या लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं उनको रीति चेतस में रखते हैं, और जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले नहीं हैं, कविताएं लिखने वाले हैं, उनको काव्य चेतस परंपरा में रखते हैं। अब रीति जो मुक्त रीति रखते हैं, इसको भी बच्चन सिंह ने दो उपवर्गों में बांट दिया है। एक को कहते हैं क्लासिकल और दूसरे को कहते हैं स्वच्छंद। क्लासिकल में खास तौर पे महाकवि बिहारी लाल को रखते हैं, बिहारी को रखा जाता है, वैसे भी क्लासिकल कवि हैं। और जो स्वच्छंद है मुक्त रीति की परंपरा, उस स्वच्छंद परंपरा के अंतर्गत वो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव जैसे कवियों को स्थान देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने इसके उपखंडों को अलग अलग वर्गीकृत भी किया है, और कई अलग अलग विद्वानों ने अपने इतिहास ग्रंथ में रीति काव्य को, जैसा कि आपने देखा, कोई श्रृंगार काल कह रहा है, कोई अलंकृत काल कह रहा है, तो कोई कला काल भी कह रहा है। तो इस तरह से अलग अलग नामकरण भी हुए हैं। यहाँ पर सवालों की जो प्रवृत्ति होती है आपके एमसीक्यू में, वो ज़्यादातर इस तरह से होती है कि भाई ये नाम किसने दिया, या इन्होंने सीधे सीधे इतिहासकार का नाम दे देगा और पूछ देगा कि इन्होंने इस कालखंड को क्या नाम दिया है। तो ये तो हो गई एक वर्गीकरण की बात। अब एक सामान्य वर्गीकरण, जो एक अकादमिक जगत में प्रचलित वर्गीकरण है, ये तो आप जितने इतिहास पढ़ेंगे सभी में कहीं ना कहीं हर बिंदु पर कुछ न कुछ मतभेद की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोई भी रचना उसके रचनाकार के दृष्टिकोण पर अवलंबित होती है, दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, और हर व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अलग अलग दार्शनिकों के दर्शन से प्रभावित होता है, या उसका नज़रिया, उसका सोचने का तरीका, उसका दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी चीज़ की, कोई भी साहित्यकार किसी भी चीज़ की व्याख्या यदि कर रहा है तो स्पष्ट है वो अपने दृष्टिकोण से करेगा, या उस पर जो वैचारिक प्रभाव होगा उस वैचारिक सीमा में, उस विचारधारा की सीमा में रह करके उसकी व्याख्या करेगा। तो इसलिए होता क्या है, यहाँ पर मतैक्य की स्थिति नहीं बन पाती, हर जगह कुछ न कुछ
मतभेद बना रहता है। अब अकादमिक जगत में इन सभी चीजों को देखते हुए एक मध्यम मार्ग का चयन किया जाता है कि भाई इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, तो वास्तविक रूप से धरातल पर यह चीज, इसका वास्तविक विश्लेषण होना क्या चाहिए। तो यहां पर एक सामान्य वर्गीकरण की बात हम लोग कर लेते हैं। सामान्य वर्गीकरण की जहां तक बात है, तो सामान्य वर्गीकरण में रीतिकाल को सीधे तौर पे सरलीकृत तरीके से 3 वर्गों में रख के पढ़ा जाता है। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो सामान्यतः एक वर्गीकरण जो किया जाता है, या वैसे भी आपसे सामान्य सा प्रश्न किया जाए, तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त इसका सही उत्तर होता है। अब बात यहीं तक आके नहीं रुक जाती है। यदि आप इसका सूक्ष्म विश्लेषण करें, गहन विश्लेषण करें, तो इन तीनों परंपराओं से परे, इन तीनों परंपराओं से भिन्न रचनाएं भी रीतिकालीन रचनाओं में शुमार की जाती हैं, शामिल की जाती हैं। इतिहासकारों ने उन्हें भी शामिल किया है, जिनकी प्रवृत्ति बिल्कुल ही इनसे इतर है, अलग है। क्योंकि आप रीति के संबंध में, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके, कि रीति जो रीतिकाल की जो भी साहित्य हैं आपके, उनमें 2 चीजों की मुख्य रूप से प्रमुखता देखी जा रही है, अलंकृति और श्रृंगार। लेकिन आप पाएंगे कि रीतिकालीन रचनाओं में बहुत सारी ऐसी रचनाएं भी हैं जिनमें आपको श्रृंगार या अलंकृति से परे विषय वस्तु और परे प्रवृत्ति भी दिखाई देगी। इससे बहुत सारी रचनाएं आपको यहाँ पर रीतिकाल में वीर गाथात्मक भी मिलेंगी, भक्ति या नीति से संबंधित भी मिलेंगी। तो इसलिए अगर आप इसका सूक्ष्म विश्लेषण करें, तो वैसी स्थिति में आपको एक और परंपरा भी यहां पर दिखाई दे जाती है, जिसको आप कह सकते हैं रीति इतर। रीति इतर जो परंपरा है, रीति इतर परंपरा में आपको एक तो खास करके आपको राज प्रशस्ति की रचनाएं मिलेंगी, दूसरा आपको धार्मिक रचनाएं भी मिलेंगी, और तीसरा आपको नीतिपरक रचनाएं भी मिलेंगी। तो इसमें एक तीसरी परंपरा भी जो है वो देखने को मिलती है, जो रीत्येतर परंपरा है। बावजूद इसके एक सामान्य वर्गीकरण जो पूछा जाता है, या उसका जवाब जो दिया जाता है, वो यही दिया जाता है कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई रीतिबद्ध परंपरा क्या है, या रीतिसिद्ध परंपरा क्या है, या रीतिमुक्त परंपरा क्या है। क्योंकि रीत्येतर परंपरा को तो हमने देख लिया कि यहाँ जो रचनाओं की प्रवृत्ति है वो या तो राज प्रशस्ति से संबद्ध है, या धार्मिक रचनाएं हैं, या नीतिपरक रचनाएं हैं। क्योंकि इस धारा में जो कवि हैं वो दो तरह के कवि हैं। एक वर्ग जो है वो दरबारी कवियों का है, और एक वर्ग जो है वो गैर दरबारी कवियों का है। तो जो दरबारी कवि हैं, दरबारी कवियों के द्वारा आपको राज प्रशस्ति की रचनाएं की जा रही हैं, और जो गैर दरबारी कवि हैं, गैर दरबारी कवियों के द्वारा आपको धार्मिक और नीतिपरक रचनाएं की जा रही हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि रीतिबद्ध परंपरा क्या है, या रीतिसिद्ध परंपरा क्या है, या रीतिमुक्त परंपरा क्या है। पहले तो हम बात करेंगे रीतिबद्ध काव्य परंपरा। देखिए, रीतिबद्ध परंपरा में उन कवियों को रखा जाता है
जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। जिन्होंने क्या किया? लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो रीतिबद्ध परंपरा में अगर आप देखें तो ये कवि जो हैं संस्कृत काव्य शास्त्रीय रचनाओं से लक्षण का अनुवाद हिंदी में करते हैं और उस लक्षण के उदाहरण के रूप में कविताएं लिखते हैं। रीतिबद्ध परंपरा के जो भी कवि हैं वो क्या करते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से लक्षण का अनुकरण करते हैं, उसे हिंदी में अनुदित करते हैं और फिर उस लक्षण या सिद्धांत कहिए या परिभाषा कहिए के उदाहरण के रूप में कविताएं लिखते हैं। यानी इसमें पहले लक्षण, फिर उसके बाद उदाहरण। जैसे कोई अलंकरण ग्रंथ लिख रहा है तो जैसे अनुप्रास का कोई अनुप्रास पर कोई कविता बनानी है तो पहले अनुप्रास का लक्षण बताएगा और फिर उस लक्षण के बाद उसके उदाहरण के रूप में कविता लिखेगा। तो यहाँ लक्षण और उदाहरण के रूप में कविताएं, इसीलिए इसको रीतिबद्ध परिपाटी कहा गया है, रीतिबद्ध परंपरा कहा गया है। अच्छा देखिए, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि इनका मुख्य प्रयोजन जो है वो अपने आश्रयदाताओं को या अन्य पाठकों को काव्य शास्त्रीय ज्ञान देना है। इनका मुख्य प्रयोजन क्या है? अपने आश्रयदाताओं या सामान्य पाठकों को भी क्या देना है? काव्य शास्त्रीय ज्ञान, काव्य शास्त्र का ज्ञान देना है, काव्य शास्त्र सिखाना है। तो यही कारण है कि इस धारा के कवियों को आचार्य कवि की श्रेणी में भी रखा जाता है। इस धारा के जो कवि हैं उनको आचार्य कवि भी कहा जाता है। कारण यही है कि इनका काव्य प्रयोजन जो है वो शिक्षा देना है, सिखाना है, काव्य शास्त्र। तो अब एक तो नामकरण आपका इसका दिख गया कि रीतिबद्ध कहा जाता है। दूसरा, जब इस परंपरा में आचार्य कवि हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको आचार्य कवि परंपरा से भी संज्ञापित किया जाता होगा, तो इसलिए इसको आचार्य कवि परंपरा भी कह दिया जाता है। साथ साथ इसको लक्षण, चूंकि इसमें लक्षण, पहले लक्षण लिखा जा रहा है और उस लक्षण के उदाहरण के रूप में कविताएं लिखी जा रही हैं, मतलब मूल उद्देश्य क्या है? लक्षण बताना। तो इसलिए इसको लक्षण कवि परंपरा या काव्य परंपरा भी कह सकते हैं। तो जो रीतिबद्ध परंपरा है इसको आप रीतिबद्ध के साथ साथ आचार्य कवि परंपरा भी कहा जाता है, इसको लक्षण कवि परंपरा भी या लक्षण काव्य परंपरा भी कहा जाता है। अब इसमें जो मुख्य रूप से कवि आते हैं, वैसे आप देखेंगे पूरे रीतिकाल में रीतिबद्धों की संख्या, रीतिकारों की संख्या सर्वाधिक है। रीतिबद्ध कवियों की संख्या बहुत अधिक है। यदि तीनों को आप आनुपातिक ढंग से देखें तो रीतिबद्ध परंपरा में कवि सबसे ज्यादा हैं, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त में अपेक्षाकृत कम है। तो रीतिबद्ध परंपरा के मुख्य कवियों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर केशव का नाम आता है, देव का नाम आता है, मतिराम का नाम आता है, चिंतामणि त्रिपाठी का नाम आता है, भूषण का नाम आता है, ऐसे तमाम नाम है, पद्माकर का नाम आता है, ऐसे तमाम नाम मिलेंगे जो आपको रीतिबद्ध परंपरा में आते हैं। अब यहाँ दो प्रकार के जो रीतिबद्ध कवि हैं, जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं, इनको भी इतिहासकारों ने या आलोचकों ने इनकी प्रवृत्ति के, लेखन प्रवृत्ति के आधार पर इनको दो वर्गों में रखा हुआ है।
इनके भी दो वर्ग बनते हैं। एक वर्ग होता है सर्वांग विवेचक या निरूपक कह सकते हैं, और दूसरा विशिष्टांग विवेचक। सर्वांग विवेचक और विशिष्टांग विवेचक। अब जो सर्वांग विवेचक वर्ग में कवि आते हैं, सभी काव्यांगों का, ऐसे कवि जिन्होंने सभी काव्यांगों का निरूपण किया है उनको सर्वांग विवेचक कवि कहा जाता है। और ऐसे कवि जिन्होंने रस या छंद या अलंकार जैसे काव्यांग का निरूपण किया है अपने ग्रंथ में, तो उसको कहा जाएगा विशिष्टांग निरूपक या विशिष्टांग विवेचक कवि। ठीक है, इसमें से कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कई बार ये तीनों भी रहते हैं, लेकिन इनको जो कहा जाता है वो विशिष्टांग विवेचक कहा जाता है। और जहां पर सभी प्रकार के काव्यांगों का निरूपण हो, जिस कवि के द्वारा किया गया हो, उसको कहा जाता है सर्वांग विवेचक कवि। तो सर्वांग और विशिष्टांग विवेचक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, सर्वांग विवेचक और विशिष्टांग विवेचक कवि भी हो सकते हैं और रचनाएं भी हो सकती हैं। ऐसी रचना जिसमें किसी एक या दो काव्यांग का निरूपण किया गया हो, जैसे रस और अलंकार का किया गया, या रस और छंद का किया गया, या सिर्फ छंद या रस का किया गया, तो वैसी रचना को हम कहेंगे विशिष्टांग विवेचक ग्रंथ। और जिसमें सभी प्रकार के काव्यांगों का विश्लेषण किया गया हो, निरूपण किया गया हो, उसको हम कहेंगे सर्वांग विवेचक ग्रंथ। तो विशिष्टांग विवेचक ग्रंथ लिखने वाले कवि भी सर्वांग विवेचक कवि हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग सभी के बारे में यदि लिख दिया तो कवि वो सर्वांग विवेचक हो गया। रचना का जहां तक प्रश्न है, तो रचना पर यह बात पूरी तरह से लागू होती है कि भाई जिस रचना में सभी काव्यांगों का निरूपण किया गया है, रस छंद अलंकार नायिका भेद नायक भेद कवि भेद काव्य भेद, बहुत सभी तरह के जो काव्यांग हैं सबका निरूपण यदि किया गया है, तो वो सर्वांग निरूपक रचना हो गई, ग्रंथ हो गया। और जिसमें ये हो, इसको आप कहेंगे विशिष्टांग विवेचक या विशिष्टांग निरूपक ग्रंथ। तो जो रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं, या आचार्य कवि हैं, या लक्षण कवि परंपरा के कवि हैं, उन कवियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, या उन रचनाओं को भी दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, सर्वांग विवेचक और विशिष्टांग विवेचक। क्लियर है, यहां तक समझ रहे होंगे। अब जहां तक रस की बात आती है, तो रस निरूपण में भी कवियों की अलग अलग प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी। रस निरूपक ग्रंथों में भी आपको अलग अलग प्रकार के कवि दिखेंगे। कुछ ग्रंथ आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सभी रसों का निरूपण है, नवरस निरूपक ग्रंथ है। कुछ ग्रंथ आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें श्रृंगार के रस राजत्व के कारण श्रृंगार का ही विशेष रूप से निरूपण है, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, श्रृंगारी रचना हो जाती है, श्रृंगार ग्रंथ हो जाता है। कुछ ग्रंथ आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें श्रृंगार का आलंबन, श्रृंगार का आलंबन क्या होगा जी, नायक और नायिका। तो यहां पर श्रृंगार के आलंबन, श्रृंगार के आलंबन यानी नायक नायिका भेद का निरूपण होगा। तो ये चीज आपको मिलेगा रस विवेचक रचनाओं में। रस विवेचक रचनाओं में आपको बहुत सारी ऐसी रचनाएं मिलेंगी जो नवरस निरूपक भी होंगी। कुछ एक ऐसी रचनाएं, बहुत सारे आचार्यों ने ऐसी रचनाएं की हैं जो श्रृंगार के रस राजत्व के कारण अपने ग्रंथ का अधिकाधिक पृष्ठ जो है वो श्रृंगार वर्णन में, श्रृंगार के
विश्लेषण में खपा दिया है, और कुछ एक रचनाएं ऐसी भी मिलेंगी जहां पर श्रृंगार का सीधे तौर पे विवेचन न करते हुए उसके आलंबन नायक नायिका भेदों का निरूपण किया गया होगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की रचनाएं भी मिलती हैं श्रृंगार में। तो आप लोग सर्वांग विवेचक और विशिष्टांग विवेचक रचनाओं को समझ गए होंगे खास करके। अब हम बात करते हैं रीति सिद्ध परंपरा। रीति सिद्ध परंपरा जो है, आपको अगर तात्विक रूप से देखें तो ये तात्विक रूप से आपको बिल्कुल रीतिबद्ध की तरह ही दिखाई देगा, जैसा रीतिबद्ध है, रीतिबद्ध के जैसा ही है। फर्क इसमें यह हो जाता है कि जो रीति सिद्ध रचनाएं हैं इनमें लक्षणों का उल्लेख नहीं किया जाता है। किसी भी, चाहे वो अलंकार ग्रंथ है, चाहे रस से संबंधित जो भी है, जिस भी काव्यांग से संबंधित रचना हुई है, उसके लक्षणों का उल्लेख नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अवश्य है कि लक्षणों से युक्त कविताएं लिखी जाएंगी। तो रीति सिद्ध परंपरा को एक लाइन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि लक्षणों का वर्णन किए बिना लक्षण युक्त रचनाएं की जाती हैं। तो यहां लक्षणों का उल्लेख किए बिना ही लक्षणों से युक्त कविताएं होती हैं रीति सिद्ध परंपरा में। इसके सबसे बड़े कवि आप सभी जानते ही हैं, बिहारी आते हैं। ठीक है, इसके सबसे बड़े कवि जो हैं आपके बिहारी हैं। तीसरी परंपरा जो है आपकी इसमें रीति मुक्त परंपरा। रीति मुक्त रीति मुक्त परंपरा जो है, इन दोनों ही परंपराओं से सर्वथा भिन्न परंपरा है। यद्यपि इस परंपरा के कवि भी दरबारी हैं, लेकिन वे रीतिवाद का पालन नहीं करते, वे रीतिवाद से पूरी तरह से मुक्त हैं। तो इस धारा के कवि जो हैं, इनके बारे में ये जान लीजिए कि ये रीतिवाद का पालन नहीं करते। मतलब ना तो ये लक्षण ग्रंथ लिखते हैं, ना ही लक्षणों से युक्त कविताएं लिखना इनका उद्देश्य है। जिनका उद्देश्य है लक्षणों से युक्त कविताएं लिखना, वो सायास अलंकार का प्रयोग या जो भी काव्यांग हैं उनको सायास डालेंगे अपनी रचनाओं में। लेकिन जो रीति मुक्त परिपाटी के कवि होंगे आपको, वो ना तो लक्षण ग्रंथ लिखेंगे और ना ही लक्षणों को सायास डालेंगे अपनी रचनाओं में। वर्णनवश अगर कहीं पे कोई काव्यांग आ जाता है, अलंकृति आ जाती है, तो उसमें रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका प्रयोजन ये नहीं है कि अपनी रचना में अलंकृति लाना। तो ये रीतिवाद का पालन नहीं करते से मतलब यही हुआ कि ना तो ये लक्षण ग्रंथ लिखते हैं, ना ही काव्यांगों को, काव्य लक्षणों को से युक्त कविताएं लिखना इनकी मजबूरी है, इनकी अनिवार्यता है। ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ। इसीलिए इनको मुक्त, रीति मुक्त कवि कहा जाता है। और जहां तक इनकी काव्य की विशेषता की अगर हम बात करें तो ये अनुभूति मूलक, अनुभूति परक काव्य लिखते हैं। तीसरी चीज, यहां जो ये जिस श्रृंगार की अभिव्यक्ति करते हैं, जिस तरह का श्रृंगार यहां पर व्यक्त हुआ है रीतिमुक्त काव्य धारा में, यहां पर श्रृंगार यानी प्रेम का स्वरूप दायित्व मूलक है। और उसके साथ साथ और क्या विशेषता है कि वो एकनिष्ठ है। रीतिमुक्त परंपरा के जितने भी आपको कवि मिलेंगे प्रायः,
चाहे वो घनानंद हो, चाहे वो आलम हो, बोधा हो, ठाकुर हो, द्विजदेव हो, इन्होंने जिस प्रेम का वर्णन किया है वो प्रेम पूरी तरह से दायित्व मूलक है, एक निष्ठ प्रेम है इनका। इनके प्रेम में आपको समर्पण, त्याग सब कुछ दिखाई देगा। दूसरी चीज, इनके अभिव्यक्ति में आपको बनावटीपन, कृत्रिमता का लेश मात्र नहीं दिखेगा, बल्कि इनकी रचनाओं में आपको अनुभूति की गहराई दिखाई देगी, अनुभव की गहराई दिखाई देगी। तो इसलिए ये परंपरा जो है पूर्वोक्त दोनों परंपराओं से परे है, इतर है, रीति मुक्त परंपरा है। तो ये रहा आपका रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त परंपरा। रीति काव्य के अगर आप प्रयोजन की बात करें कि यहां कवियों का मूल प्रयोजन क्या रहा है रीति काव्य में, तो रीति काव्य में बिल्कुल ही स्पष्ट कि यहां काव्य प्रयोजन जो है वो यश, अर्थ, आनंद की उपलब्धि। इनका जो काव्य प्रयोजन है मुख्य रूप से यश प्राप्त करना, समाज में धन प्राप्त करना और स्वयं भी आनंदित होना, दरबारी रसिकों का मनोरंजन कराना, उनका त्वरित मनोरंजन कराना, उन्हें आनंदित कराना, इनके काव्य का यही लक्षण है। क्योंकि इसमें सारे कवि जो हैं वो दरबारी परंपरा के हैं, तो दरबारी परंपरा के कवियों की मुख्य जो जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी जो ये बनती है कि ये अपने दरबारी रसिकों का त्वरित मनोरंजन करें। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो काव्य प्रयोजन है वो यश, अर्थ और आनंद की उपलब्धि है। बल्कि अगर दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि ये कविता के व्यापारी हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये राजदरबारों में अपनी कविताओं का, अपनी रचनाओं का व्यापार करते हैं, इनके अक्षर बिकते हैं राजदरबारों में। देव जैसे महान कवि ने भी ऐसा कहा है कि सुकवियों को कविता के सौदागर। तो देव जैसा महान कवि भी जब ये कह रहा है तो इसमें कतई कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि कविता करना इनका पेशा है, कविता को ये व्यापार समझते हैं। अर्थात कविता इनके लिए क्या है? कविता इनके लिए साधन है। कविता करना इनका साध्य नहीं है, बल्कि कविता जो है इनके लिए साधन है। वो भी कैसा साधन? तो यश, अर्थ और आनंद की उपलब्धि का साधन है। कविता के माध्यम से ये यश, धन और आनंद की उपलब्धि करना चाहते हैं। तो ये है इनका काव्य प्रयोजन। आप रीति काव्य में यदि प्रेम की बात करें, रीति काव्य में प्रेम का स्वरूप किस तरह का है, तो आप पाएंगे कि जो भी रीतिबद्ध या रीति सिद्ध परंपरा है वहाँ मांसल सौंदर्य का वर्णन है, मांसल प्रेम का वर्णन है। यानी इनका जो श्रृंगारी वर्णन है वो नायक नायिका के देह पर केंद्रित है, नायिका के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हैं ये अपने श्रृंगारी वर्णन में। तो ये है आपके रीति काव्य की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, उसको हमने आलोच्य स्तर पर देखा क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें रीति काव्य में हर परंपरा के अपने अलग अलग कवि आएंगे, उनकी रचनाएं आएंगी, उनकी रचनाओं की विशेषता आएंगी। तो आज की क्लास मैं यहीं पे आपको समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दूसरे क्लास में। और जो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में भी बता दी थी कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी रनिंग हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी शॉर्टली रिज्यूम होंगी, बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।